तो बच्चों आज हम लोग अगर तंत्र में स्टार्ट करने वाले ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्यूपेशनल डिसीज़, जो मतलब किसी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो। जैसे कोई मतलब काम कर रहा फैक्ट्री वगैरह में, कोई लेबरी कर रहा है कोयल माइंस में, उससे जो बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनसे क्या क्या मतलब शरीर को नुकसान होता है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दे आर द डिसीज़ कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू स्पेसिफिक हैजार्ड्स एट द वर्क प्लेसेस। मतलब कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसके केमिकल से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कोई जैसे जो लेबर लोग होते हैं कोल माइंस में काम कर रहे हैं तो उससे क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, उससे क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्यूपेशन एंड द इंडस्ट्रियल वर्कर में बी एक्सपोज 5 टाइप्स ऑफ हैजार्ड। देखो फिजिकल हैजार्ड, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल और साइकोलॉजिकल। देखो 5 प्रकार के हैजार्ड्स को लोगों द्वारा फेस किया जाता है। मैं बेसिकली आपको इनके देखो आपको इनकी हेडिंग के नाम याद करने हैं, कौन कौन से हैजार्ड है इनके बाद में तो आप बहुत ईजिली लिख लेंगे। मैं बहुत ईजिली पढ़ाऊँगा, एकदम मतलब सिंपल भाषा में पढ़ाऊँगा। डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्यूपेशन एंड इंडस्ट्रियल वर्क में बी एक्सपोज इनटू 5 टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स। इंडस्ट्रियल वर्क को अगर हम लोग हैजार्ड्स की बात करें तो पाँच वर्गीकरण उसके किए जा सकते हैं, 5 टाइप्स किया जाएगा। पहला क्या, फिजिकल हैजार्ड्स, केमिकल हैजार्ड्स, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स, मैकेनिकल हैजार्ड्स और साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स। अब फिजिकल हैजार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल में क्या क्या हो सकता है, किस जगह पर जैसे हीट एंड कोल्ड, जैसे कोई भट्टी में काम कर रहा है तो उससे हीट का एक्सपोजर लेगा, हीट से क्या होता है स्किन में हो सकता है चेंजेस आ जाए। ठीक है, लाइट, कहीं लाइट हो रही तो आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नॉइस की वजह से कान पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। वाइब्रेशन, कहीं वाइब्रेशन हो रहा तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ऑर्गन्स के ऊपर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन से कहीं ना कहीं हमारे अंदर म्यूटेशंस होके कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। और आयनाइजेशन तो सब दुनिया जानती है कि उससे कैंसर ही होता है। बताया गया कि मोबाइल से वो निकलता है आयंस वगैरह, आयनाइजेशन रेडिएशन निकलते हैं, जिससे हमारे कान पर भी जिससे हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव, इसलिए मोबाइल को हमेशा दूर रख के सोना चाहिए। ठीक है, ये भी बताया गया। अब हीट के बारे में पढ़ते हैं। हीट में क्या क्या हो सकता है, बर्न्स हो सकते हैं, हीट एग्जॉस्टेशन हो सकते हैं, हीट स्ट्रोक हो सकता है और हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं। ठीक है, आप सिर्फ ये इतना याद रखो कि हीट एंड कोल्ड है, लाइट है, नॉइज़ है, वाइब्रेशन है, अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन है और आयनाइजेशन रेडिएशन। सिर्फ इनके बारे में आप जो मर्जी चाहें वो लिख दीजिए। हीट के बारे में मैंने लिखा है जल सकते हो। हीट एग्जॉस्टेशन, किसी को बहुत ज़्यादा हीट लग गई तो उसको हीट वाला शॉक भी लग जाता है, हीट स्ट्रोक कह सकते हैं उसे। ठीक है, वैसे सारे लिख सकते हो। लाइट में क्या है, लाइट स्ट्रेन, हेडेक, हाई पेन, लेक्मेरेशन क्या होता है, आंसू निकलने लगते हैं। आई फैटिक, अगर जैसे कोई काम ऐसा कर रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी है, जैसे वेल्डिंग वगैरह का जो लोग काम करते हैं, इसलिए वो लोग चश्मा लगाते हैं। अगर वो चश्मा ना लगाएं, मान लो सीधे आंखों से एक्सपोजर करें तो आंखें खराब हो जाएंगी उनकी। ठीक है, वो लाइट वाला हो गया। कोल्ड में क्या होता है, चिली मांस, इर्थोसाइनोसिस, इसमें जैसे कोई बहुत ठंडे इलाकों में रहता है तो उसका क्या होता है, इर्थोसाइनोसिस हो जाता है, पूरा शरीर नीला पड़ने लगता है। ठीक है, हाइपोथर्मिया के कंडीशन में चला जाता है वो। ठीक है, पोस्टीरियर जनरल हाइपोथर्मिया, देखो हाइपोथर्मिया भी इसमें इंक्लूड है। नॉइज़ में क्या होता है, नर्वसनेस हो जाएगी, फैटिग होगा, टेम्परेरी हेयरिंग लॉस हो जाएगा, परमानेंट हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। मोमेंट ऑफ द बॉडी, कहीं ना कहीं आँख जो कान होते हैं वो मोमेंट में भी हेल्प करते हैं, तो मोमेंट में भी गड़बड़ी हो जाएगी। और ऊपर से कान तो खराब होने, कान से रिलेटेड जितनी बीमारी हो सारे लिख दो। देखो इसे लिखना कैसे है, अब मेन बात ये है, हीट के बारे में जो भी तुम्हें बीमारी दिख रही हूँ, हीट से जल जाएगा, हीट से शॉक लग जाएगा, हीट से स्किन खराब हो जाएगी, वो सब लिख दो। लाइट से क्या हुआ, आंखें खराब हो जाएंगी, यही लिख सकते हो। कोल्ड से क्या लिख दो, हाइपोथर्मिया की कंडीशन आ जाएगी, इससे साइनोसिस हो सकती है। ठीक है, नॉइज़ के बारे में लिख सकते, नॉइज़ के बारे में पढ़ाई होगा तो आपने जो 11th-12th में पढ़ा है या 10th में पढ़ा वो लिखना है कि नॉइज़ से क्या क्या हो सकता है। कान खराब हो सकते हैं, कान में रेजोनेंस मेम्ब्रेन होती है, उसकी वजह से बैलेंस होता है, तो बैलेंस में भी गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, वाइब्रेशन, कंटिन्यूअस वर्क ऑफ हैंड्स एंड आर्म्स इंजरीज टू द जॉइंट। देखो वाइब्रेशन से क्या होता है, अगर वाइब्रेशन वाली जगह पर आप काम कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल मचती है तो आपके जॉइंट्स और बोन्स खराब हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है हम लोग आयनाइजेशन रेडिएशन, ये कैंसर कर सकता है, अल्सरेशन कर सकता है, और ल्यूकीमिया क्या कहते हैं हम लोग, ब्लड कैंसर को कहते हैं। ठीक है, वो कर सकता है। केमिकल में कोई ऐसी जगह काम कर रहे हो जैसे HNO3 की जगह काम हो रहा है, वो हाईली वोलेटाइल है, हमारे शरीर के अंदर जाके कहीं ना कहीं लंग्स को डैमेज करेगा। और या फिर ऐसी केमिकल्स की मतलब H2SO4 अगर कहीं बॉडी पर गिर गया तो पूरे बॉडी को जला देगा। ठीक है, तो वो वाले ऐसे इफेक्ट हो सकते हैं। बायोलॉजिकल इफेक्ट में हम लोग जानते हैं, बायोलॉजिकल एक्सपोर्ट्स ऑफ द इन्फेक्टिव एंड द पैरासिटिक एजेंट्स ऑफ द प्लांट। जैसे कोई साइंटिस्ट है जो प्लांट पर कोई रिसर्च कर रहे हैं, जैसे उससे हुआ था कोरोना वायरस में क्या हुआ था, मतलब चाइना में एक लैब थी, वहाँ से थोड़ा सा मतलब वो गलती हो गई थी, तो उसकी वजह से पूरा मतलब विश्व उसकी चपेट में आ गया था। वही है बायोलॉजिकल। तो कोरोना वायरस के बारे में जो भी आपको आता है वो वाला लिख दीजिएगा। और वायरस है, राइनो वायरस, ये भी कहीं ना कहीं से लीक हुए हैं, तो
जितने भी मतलब वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब है क्या, ये बायोलॉजिकल में आ जाएंगे, ठीक है। साइकोलॉजिकल में क्या, फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, पुअर, देखो प्योर ह्यूमन रिलेशनशिप, इमोशनल एक्सेट्रा। देखो क्या होता है, हो सकता है किसी से ना बन रही हो, मतलब कोई लड़का इस टाइप का है कि नहीं बन रही है, तो उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत होती है, इसी चक्कर में तो आजकल बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल आजकल बहुत उभरती हुई प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबके ऊपर स्ट्रेस है, सबके ऊपर जॉब अनसिक्योरिटी है, क्योंकि हर आदमी सरकारी जॉब चाहता है, सरकारी जॉब इतनी तो मिलती नहीं है। ऊपर से घर की टेंशन है। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा, स्टूडेंट तुम देख रहे हो, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नीट में बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स हैं ना ये। क्या होते हैं इसके, फ्रस्ट्रेशन, मतलब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है किसी चीज़ से करते करते, या लैक ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है। मान लो उसका महीने का खर्चा है 30,000 मिल रहा है 20,000 जॉब में, तो उसे कैसे काम चलेगा। प्योर ह्यूमन रिलेशनशिप, आप कभी कोई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आपस में मतलब किसी से नहीं बनती, तो ह्यूमन रिलेशनशिप उनका ख़राब हो रहा है। इमोशनल टेंशंस, हो सकता है भैया प्यार वाला चक्कर हो तो इमोशनल वगैरह, तो उसके चक्कर में भी लोग कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं। हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलर्जी। ये आपके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ डिसऑर्डर ऑफ अ इम्यून सिस्टम ऑफ्टन ऑल्सो रिफर्ड एज strictly allergy is one of 4 forms of hypersensitivity and is called type 1, type 2, type 3। देखो एलर्जी क्या है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो किसी भी पदार्थ के जैसे हमने कोई दवाई खाई, उसके प्रति उसको मारने के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता करता है, उसे क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। अगर वही अपने सेल पर करे तो ऑटो इम्यूनिटी हो गई। जैसे तुमने कोई दवाई ली को, हाँ, उसने उसे मारने की कोशिश की, दवाई ज़्यादा पावरफुल निकली, तो क्या होगा, शरीर में क्या होगा, छाले वगैरह निकल आते हैं, मुंह लाल हो जाता है, तो यही एलर्जी है। हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब जब हमारी कोई जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाए। सेंसिटिव होनी अच्छी बात है, लेकिन जब हाइपर सेंसिटिव हो जाए, मतलब जरा सा खाना भी खाया, खाने के लिए भी एलर्जी दिखाने लगे, तो वो हाइपर सेंसिटिव, उसे एलर्जी कहते हैं। जब कोई भी चीज़ हाइपर सेंसिटिव हो जाए, सेंसिटिव नहीं, जैसे हमारी बॉडी होती है सेंसिटिव टू पेन होती है, हाइपर सेंसिटिव हो जाए, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के टाइप होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। ये आपको पढ़ने को जो नहीं, हाइपर खाली एलर्जी का मतलब समझो, ठीक है। देखो हे फीबल एलर्जी हो सकता है, स्नीजिंग हो सकता है, इचिंग ऑफ, देखो कभी कभी ये होता है किसी का पहना हुआ वस्त्र इस्तेमाल कर लिया तो उससे एलर्जी हो जाएगी, पॉलन ग्रेन से एलर्जी हो जाएगी, अस्थमा में भी, तो अस्थमा का कारण होता है एलर्जी के कारण, तो उससे एलर्जी हो जाए, ठीक है। ड्रग की एलर्जी, जैसे किसी को पैरासीटामोल नहीं सूट कर रही तो उसके लिए कोई और दवाई आप बना के देंगे, ठीक है। तो ये आपके कहीं ना कहीं हिप्स में एनर्जी, स्किन में एनर्जी, रैशेस, फेशियल स्वेलिंग, वीजिंग माने क्या होता है, भनभनाहट की, वीजिंग माने जैसे मक्खियाँ नहीं अरे वो मधुमक्खी नहीं बनवाती करके, वैसे ही साउंड आए, ठीक है। सम ऑफ टाइप ऑफ एलर्जी इंक्लूडिंग एलर्जीज ऑफ फूड, स्टिंग्स एंड ट्रिगर कैन सर्वल कॉज, उसे कहते हैं एनाफाइलेसिस, ठीक है। हो सकता है किसी को किसी खाने से एलर्जी हो, या किसी मतलब कोई जैसे किसी को मधुमक्खी से एलर्जी है, मधुमक्खी उसको काट ली तो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, और किसी को जो मधुमक्खी काटती है सामान्य फूलता है, किसी को बिल्कुल असर नहीं करता। तो लोग नहीं कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर मेरे ऊपर मधुमक्खी का मतलब विष असर ही नहीं करता। कोई कहता है मेरे ऊपर इतना ज़्यादा असर करता है, पूरा मुँह फुला देता है, अगर कहीं हाथ में काट लिया पूरा हाथ फुला दिया, तो वो भी एलर्जी कहीं ना कहीं है। एनाफाइलेसिस मतलब शॉक, एनाफाइलेसिस का अगर हम लोग मीनिंग देखें तो शॉक में भी जा सकता है आदमी। तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, ड्रॉप इन बीपी में ड्रॉप हो जाएगा, शॉर्टिंग ऑफ ब्रीथ, आदमी मतलब ऐसा लगेगा कि सांस उसकी गई फिर आ गई, फिर गई फिर आ गई। स्किन रैश मतलब स्किन में छाले वाले पड़ जाएंगे, बहुत खुजली होगी। रैपिड वीक पल्स मतलब उसकी जो पल्स होगी वो रैपिड होगी और वीक होगी, बहुत हल्की हल्की सुनाई देगी, ठीक है। एंडोक्राइन डिसरप्टर्स क्या होते हैं? जो हमारे एंडोक्राइन को कहीं ना कहीं असर पड़ा, एंडोक्राइन में जो ग्लैंड्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करें, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसमें? एट्राजिन इज द मोस्ट कॉमनली अप्लाइड हर्बिसाइड इन द वर्ल्ड। एट्राजिन जो होता है वो पूरी दुनिया में लगाया जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे एंडोक्राइन को दुष्प्रभाव पहुंचाता है, ठीक। बिस्फेनाइल ए, तो बिस्फेनाइल ए क्या है? इट्स यूज टू मेक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स एंड, देखो पॉलीकार्बोनेट जो पीवीसी प्लास्टिक होती है उसको बनाने में काम आता है। और तुम्हें पता है बिस्फेनाइल ए कहीं ना कहीं कैंसर कारक भी है, इंडोक्राइन का कैंसर करा देता ही है, तो ये भी बहुत खतरनाक है। डायोक्सिन्स क्या होते हैं?
दे आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ सर्टन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सच एज हर्बिसाइड प्रोडक्शन एंड पेपर ब्लीचिंग। जो 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 मजदूर लोग हैं पेपर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसका जो ये है ना, इसकी चपेट में डाइऑक्सिन की चपेट में आते हैं। ये कहीं ना कहीं बॉडी में टॉक्सिन करेगा, तो कहीं ना कहीं कैंसर जैसी बीमारियाँ, स्किन जैसी बीमारियाँ, और या अंदर कहीं ना कहीं इंटरनल ऑर्गन डैमेज जैसी बीमारियाँ आगे पैदा कर देता है। फिर क्या होता है? फाइटोएस्ट्रोजेंस दे आर द सब्सटेंस। देखो फाइटोएस्ट्रोजेंस क्या होते हैं? फाइटोएस्ट्रोजेंस कहीं ना कहीं ये फीमेल्स में ज़्यादा असर करते हैं, फीमेल्स में कहीं ना कहीं मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक है। इसके बाद ये आप पढ़ना पाँच मैक्सिमम 5 पढ़ लीजिए। इनकाउंटर्स टू डिस्ट्रीब्यूटिंग केमिकल्स, पीपल्स आर एक्सपोज टू एंडोक्राइन डिस्टर्बर्स, फूड एंड बेवरेजेस, पेस्टिसाइड अप्लाइड। देखो लोग कैसे कैसे इसके संपर्क में आते हैं, लोग कैसे, देखो तुम जैसे मान लो पेस्टिसाइड के जैसे कोई भी प्रिजर्वेटिव वाला, इसलिए पता है गाय का दूध आजकल लोग का पी रहे हैं, अमूल का पी रहे हैं। अमूल में क्या, अमूल में वो ऐसे थोड़ी ना है कि मतलब लिखते नहीं प्रिजर्वेटिव मिला है, 3 महीने तक कैसे दूध साबुत रहेगा भाई। ठीक है, दूध हो गया। बाकी वो पैकेट में जो रसगुल्ला आता है, मतलब हल्दीराम भैया, उसमें जरूर कुछ ना कुछ मिलाते होंगे। रसगुल्ला 3-4 दिन में ख़राब हो जाता है भाई, और वो उनका रसगुल्ला 1 महीने तक रह रहा है, या 3 महीने तक रह रहा है, 1 साल तक रह रहा है। कैसे रह रहा है भाई? कहीं ना कहीं उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाएगा। प्रिजर्वेटिव इतनी खतरनाक चीज़ है, मिथाइल जो पैराबेन होता है वो इतना खतरनाक है कि अगर उसे लगातार सेवन करा बच्चा ना, तो महिलाएं सेवन करती हैं तो गर्भवती होने में प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चियां सेवन करती हैं तो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। आदमी सेवन करता है, कहीं ना कहीं उसके इनफर्टिलिटी जैसे कॉज हो सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप दुकान से लेके खा ले, वो ठीक है। मतलब बाहर वाली चीज़ें तो खाएं ना, जैसे हल्दीराम वगैरह हो गया, जिसकी एक्सपायरी 3-3 महीने है, 4-4 साल है। कैसे रह सकता भाई? कुछ ना कुछ तो उसमें मिलाया होगा, और जो मिलाया है वो तो ये तो बता देते हैं, ये 3 से 1 साल तक ख़राब नहीं होता, लेकिन ये नहीं बताते हैं इसके मैंने जो इसमें मिलाया उसके क्या दुष्प्रभाव होंगे। ये कोई कंपनी नहीं दिखाती है, एडवर्टाइजमेंट में नहीं दिखाया जाता। और जानते हो हमारे इंडिया में क्या है, आप पैसा दो, आपके पास पैसा आ जाए, आप जहर बेचो। इवन इन लो डोजेज ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डरिंग केमिकल में लीड टू द नॉर्मल एंडोक्राइन में be unusual. The body and normal endocrine function alter the low dose of EDC. Endocrine dispute may alter the body sensitive systems, lead to the health problems. देखो ये क्या होता है, अगर हमने इनका कम मात्रा में